हम पापा जी, आज हम खुश एक हुआ। ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो द्विवेदी परिवार में एक संबल की तरह हैं। वो हैं हमारे पापा जी, श्री रघुवीर नारायण जी द्विवेदी, जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमेशा समाज कार्य में आगे और बहुत ही कर्मठ हैं। मैंने जोशी परिवार में जन्म लिया और बहुत कुछ सीखा, पर अब शादी के बाद भी अपने इस परिवार में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारे पापा जी सादगी, नित्यता में सबसे आगे और हमेशा समाज के कल्याण में अपना योगदान देने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज एक पुत्र वधू अपने ससुर जी से वार्ता कर रही है, तो हमारे परिवार में रहकर ऐसा लगता है कि हम अभी भी सतयुग में ही जी रहे हैं। तो पापा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? कोटा में अंता जो जगह है, हमारा जो ओरिजिनल घर है, मूलतः हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हमारा जन्म वहीं हुआ, अंता में। और हमारे जो दादाजी थे वो बेसिकली श्योपुर के थे। श्योपुर से वो अंता आ गए। अंता में वो जो है भागवत वगैरह करते थे। उन्होंने काशी में जो है संस्कृत के अध्ययन किया था, और फिर जो उनको जो है भट्ट की जो है उपाधि मिली वहां से। और फिर उसके बाद वो जब अंता आए तो शादी हो चुकी थी उनकी, और श्योपुर में हो गई थी शादी, और वहां पर उनके 2 लड़कियां भी हुई। लेकिन उसके बाद वो अंता आ गए। अंता में फिर उनके 2 लड़के और 3 लड़कियां और हुई, कुल मिला के 5 लड़कियां और 2 लड़के। और उसके बाद उन्होंने अपना जो है जो पंडिताई का जो काम है वो नहीं किया। उनका ज्यादातर ये रहा कि वो जो है मंदिरों पे भागवत वगैरह या सेठ लोग करवाते थे, तो भागवत का ही उनका था। उन्होंने अपने हस्तलिखित 2-3 भागवत की पुस्तकें, जो कम से कम उनकी साइज 1.5 बाई 8 इंच की जो है पेपर पे, ऐसे करके कम से कम 2-3 वॉल्यूम उनके इस तरह से उन्होंने अपने हाथ से लिख लिख करके पूरी संस्कृत में भागवत लिखी। तो ऐसे थे हमारे दादाजी। और फिर यहाँ पर जो है वो हमारे जो बुआ वगैरह और हुई, फिर हमारे पिताजी और हमारे ताऊ जी, जिनको हम लोग भाई जी कहते हैं, आप लोग उनको बाबा कहते हैं, तो उनका जन्म वहीं हुआ। और मेरे जन्म से पहले हमारे बाबा के 1 साल पहले जो है निधन हो गया था, पर हमारे भाई साहब उस टाइम पैदा हो गए थे, सन 41 में। तो जब मेरा पैदा हुआ तो वही था, सब यही कहते थे कि ये तो वापस ही मतलब दादाजी आ गए लौट करके। उसके बाद तो फिर वो भाई साहब को तो 3 साल के थे तभी हमारे भाई जी ले गए अपने साथ, और उन्होंने तब तक रखा जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी और शादी नहीं करती। तो उनकी जब पढ़ाई पूरी होगी तो मैं कोटा में आ गया। कोटा में आकर के फिर हम जब कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके बाद हमारी माँ की माँ कहते थे हम हमारी ताई जी को, तो माँ की डेथ हो गई मेरे आते ही 2-4 महीने। तो मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा। कॉलेज छोड़ करके फिर जो है पास में जो मकान के पास ही कोटागढ़ के अंदर ही आईटीआई थी, आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन में जो है वो एडमिशन ले लिया। तो 2-2.5 साल हम जो मैं खुद खाना बना करके बाबा को, हमारे भाई जी को खिलाया। और पास में ही रहे, ज़्यादा दूर भी नहीं था मकान, पैदल ही आते जाते थे। बाद में साइकिल वगैरह, और हमारे भाई जी जो है वो 10 किलोमीटर स्टेशन पे पढ़ाने जाते थे स्कूल में। तो उनका तो संघर्षमय जीवन रहा पूरा ही। पर उनके साथ साथ मेरा भी उसी तरह से हो गया कि उस भरी जवानी में मैं 3 बजे रात को उठ करके, क्योंकि उस टाइम तो कोई स्टोव वगैरह तो थे पर स्टोव से आवाज आती थी, तो कोयले के अंदर ही, मतलब पत्थर के कोयले की 3 बजे जो सिल लगा करके उनका 5 बजे खाना तैयार करके उनको 6 बजे निकल जाते थे। तो शुरू से मतलब जो है इस तरह से रहा कि, और आज भी मैं 3 बजे उठता हूँ इसीलिए, क्योंकि पूरा 60 साल से 3 बजे उठ गए। सही बात। तो वो जो ऐसा। उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं वो कहाँ है अभी? हाँ, तो वो तो काफी टाइम तक तो रही अंता में। फिर उसके बाद तो फिर किसी ने संभाला नहीं, फिर तो जो है वो काफी थी, पर अब धीरे धीरे हम लोगों ने अंता छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो रद्दी में ही चली गई। ये तो उस टाइम इतना कुछ था नहीं।
और हमारे फादर तो जो है पिताजी जैसे राम लक्ष्मण है या राम भरत है, इस तरह से उनका राज शुरू से ही जो बड़े भाई ने जो दे दिया वही पहन लिया, क्योंकि सब कुछ उन्होंने किया। पंडिताई कर लेते थे, ये वैद्य भी अच्छे थे, बड़े कुशल वैद्य थे वो, पर वो फ्री में इलाज करते थे तो घर का पैसा भी लगता था। तो इस तरह से उनका भी ऐसे ही राज संघर्ष में, पर उन्होंने भाई की बात को कभी भी, भाई शादियां करना है तो भाई साहब जाने, पढ़ाई कराने बच्चों की तो भाई साहब जाने, और मकान बनाने तो भाई साहब जाने। अंता का मकान पूरा भाई जी ने बनाया, और फिर कोटा में आ गए तो कोटा में भी भाई जी ने एक मकान हमारा बनाया छावनी में, फिर दूसरा मकान भाई साहब का बनाया दादावाड़ी में, और फिर तीसरे वो छावनी का मकान बेच के हम लोग तलवंडी आ गए, तो वो ये उन्होंने ही लिया ये भी। तो इस तरह से उनका तो पूरा जीवन, मतलब मेरी तो उतना नहीं है जितना उनके लिए बता रहा हूँ, कि शुरू से उनका इस तरह से रहा कि इस परिवार के लिए जो सबको पढ़ाना, सबकी शादियां करना, ये सब ध्येय उनका रहा। तो ये था कि उन्होंने 41 साल तो सर्विस करी और 43 साल जो है उन्होंने पेंशन ली। तो ये अपना आप में, और फिर वो जो है रिटायरमेंट के बाद भी 67 से और 2000 तक, मतलब जो है वो 33 साल या उससे भी ज्यादा पढ़ाते रहे ट्यूशन से। तो पैसा भी खूब कमाया और उन्होंने खर्च भी खूब किया, सबके मकान बनाना, सबकी शादियां करना, ये सब उनका ही वो है प्रताप। और हमारे पिताजी तो जल्दी 52 साल की उम्र में बीमार हो गए, 56 साल में तो शांति हो गए। हमने सुना है कि आपने 15 साल की उम्र में ही मकान का निर्माण कर लिया था। 15 नहीं, 15 तो ज्यादा हो गया। एक कमरा तो मैंने 8-9 साल की उम्र में बनवा लिया था। अच्छा। उसके बाद फिर वो 15 साल में फिर पूरा मकान बना, और मैं कारीगरों के साथ खुद काम करता था रात कर को, क्योंकि उस टाइम सीमेंट वगैरह नहीं होता था, उस टाइम चूना और रेती होती थी। तो उसके जो तैयार करना, रात को चूना वगैरह ये तैयार करके, ताकि दिन भर में अपने कारीगर उसको काम में लेते रहे, क्योंकि उसमें थोड़ा पुराना होना चाहिए, गल जाना चाहिए। तो वो मतलब मैं अपना लगा रहता था। या पत्थर जो है कोटा से जाता था, तो हमारे भाई जी जो है ट्रक लेकर के जाते थे, वो घर से तो दूर था, लेकिन वहां से ढो करके उसको एक ट्रक पत्थर को भी जो है वो घर तक लाना, ये भी रात रात में मतलब हम लोगों ने किया। तो चलता रहा ये। फिर जाकर के जो भी भाई साहब की जब शादी हुई 61 में, फिर हमारे भाभी जी आए जब जाकर के थोड़ा सा, और अंता में तो ये था कि मैंने घर का में भी काम बहुत किया। हर घर का जो है कुआं पास में ही था, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मीटर पे, तो वहां से कुएं से पानी भर के लाना, फिर जो है पूरे 4-5 जो है मटकियां वगैरह भरना, ये सब घर का काम करता था। फिर वीकली जो है जाकर के अपना 8 किलोमीटर नदी थी, काली सिंध नदी, तो साइकिल पे जो है वो गठरी बांध के कपड़ों की, और फिर वहां धोने जाते थे, खाना लेके जाते थे साथ में। और ये बरसों तक चला, 8-9 साल की उम्र से जो है जब तक कोटा नहीं आ गए, 17 साल की उम्र तक ये चलता रहा। बहुत काम किया, घर का काम बहुत किया। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। कि बड़े भाई हैं नरेंद्र जी द्विवेदी, तो उनको हम तो पहले तो 10-5 साल तो हमें पता ही नहीं लगा कि ये मतलब जो है हमारे बड़े भाई, क्योंकि हमारे भाई जी ले गए थे उनको, कि भाई वो लेकर के कभी वो आते थे साल में 1-2 बार, वो तो बाहर ही रहे ज्यादातर। तो हम तो बाद में तो पता लगा कि हमारे बड़े भाई यही है, और हमारे उनके ताऊ जी या भाई जी के जो है वो कोई संतान थी नहीं, जब वो आ गए तब पता लगा। ऐसे हम लोग 5 जो है ब्रदर भाई हुए और 2 सिस्टर हुई, जबकि हमारे दादाजी के जो है 5 लड़कियां और 2 लड़के। जस्ट रिवर्स हो गया मामला। वो हमारे फादर की निधन के बाद घनश्याम मेरे पास ही आ गया, छोटा मुन्ना भी आ गया था, सुरेंद्र अंता में ही रहा। फिर उसकी भाई उनकी डेथ के पहले पहले उसकी शादी हो गई थी, पर फिर भी वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाया, तो उसको भी फिर कोटा लेके आए। पर ये तो उनकी डेथ के बाद की बात है। पर उसके बाद तो मतलब जो है वो घनश्याम हमारे साथ ही रह करके पढ़ा,
फिर भाई जी ने उसको उदयपुर पढ़वाया, पढ़ा करके फिर शादी करी 75 में। और आज भी हम लोग जो है कंबाइंड फैमिली है, कोई अलग नहीं है। वो तो मेरा घनश्याम तो बड़ा बेटा है, और शशि जो है हमारी उसकी मिसेज, वो बड़ी बहू है। उसके बाद अपर्णा और आशीष आते हैं, फिर गुड्डू वो आते हैं। ये इस तरह से हमारे आपके सारे कर्मठ वाले गुण तो गुड्डू जी में आए हैं। हाँ, आपके बेटे में नहीं आए। नहीं क्यों नहीं, वो तो वो, उसमें तो दूसरों की मदद करने का इतना ज्यादा मतलब वो है कि जितना भला हो जाए, वो हमारे बाबूजी के गुण उसमें आए। क्या भाई जी के तो घर आने ही थे, क्योंकि जीवन तो भाई जी ने बनाया इन लोगों का। सही बात। चाहे हाँ, चाहे बेटी का हो या बेटे का हो, तो ये तो पूरा पूरा उनकी देन है कि वो जो तैयारी करके और सारा रात तक पढ़ाते थे। जब तक पूरा नहीं कर लो तो छोड़ते नहीं थे इनको, और सुबह स्कूल जाने से पहले फिर पढ़ाते थे। सही बात। उनका तो उनके आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक बस पहुंचे। बस यहाँ सही तक। बात है। तो बाबा ने दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए पौधे जो आज एक नया उपवन बन गए हैं, तो पापा जी आप बाबा के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? तो इतने ज्यादा कर्मठ रहे शुरू से। उन्होंने टीचर रहते हुए भी उस स्कूल की ट्यूशन नहीं करी जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे, दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे। और उस टाइम क्या मिलता था, 5 रुपया ट्यूशन। और उनकी तनख्वाह जो लास्ट में जब रिटायर हुए, तो उनकी रिटायरमेंट में तनख्वाह थी 200 रुपया। हाँ, और उनको जब पेंशन मिली थी वो थी 75 रुपया। ट्यूशन में इतना कमा लेते थे, 400 रुपया उस टाइम कमा लेते, जब 200 रुपया उनकी सैलरी थी। तो इस तरह से फिर सबके वो पैसा भी इकट्ठा करते रहे। उनके इकट्ठा करने की उनकी बड़ी अच्छी हुई वो भी थी कि घर में कम जो है खर्च करो और पैसा बचाओ, ये आगे काम आएगा। तो इस तरह, क्योंकि सबकी शादियां भी करनी थी, सबकी पढ़ाई भी करनी थी। वो छोटा ही छोटा मुन्ना जो है वो भी हमारे पास ही रहा, फिर वो करके और अपना 10वीं क्लास करके और उसके बाद वो ग्रेजुएशन किया, और वो भी अपना चला गया नौकरी करने, घनश्याम सर्विस करने बाहर चला गया बैंक में। तो 25 साल वो बाहर रहा, रिटायरमेंट के बाद वापस कोटा आया। तो तब तक तो बाबा थे ही सही। बाबा ने तो एक अलग मुकाम बनाया, अपने परिवार को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया। क्योंकि उन्होंने तो जो कर दिया सो कर दिया। उन्होंने कभी ऐसा बताया भी नहीं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया या मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, कुछ नहीं। कोई भी मतलब जो है घर के खर्च के लिए या मतलब मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए तो भाई मेरे से ले जाओ, लेकिन अपना अपना सबके मकान बना लो। इस तरह से उनका तो ये है। नहीं, और अपनी कोई उनके संतान नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने हाँ, भाई की संतानों के लिए इतना किया, ये तो बिल्कुल एक मिसाल है। आपने पापा जी समाज के कल्याण के लिए भी काफी कार्य किए, तो हाँ वो तो थोड़ा कुछ बताएंगे हमको? हाँ, ऐसा है कि शुरू में जब कोटा हम लोग आए, तब यहाँ पर समाज के 13 घर थे कोटा में सिर्फ। लेकिन जब हम आए तो रेगुलर मतलब जो है गतिविधि ये बाबा की वजह से शुरू हुई। और मेरे घर पे ही जो है वो 8-10 मेंबर जो है समाज के आते थे, मीटिंग वहीं होती थी, कार्य बढ़ता गया। तो हालांकि और लोगों का फिर जो ये 67 में जो है सम्मेलन हुआ इंदौर में, बाविसा और यहाँ के जो ब्राह्मण पारोत्र कला था, तो उसका मैं रोल जो है हमारे बाबा का ही था। अच्छा। हाँ, मेरे जो मामी ससुर थे भगवती शंकर जी, और ये 2 लोग ही गए थे यहाँ से प्रतिनिधि बन के। तो इन्होंने वहां पर मतलब प्रस्ताव रखा कि भाई इस तरह से जो है अपन मर्ज हो जाए, और काफी कुछ गोत्र वगैरह सब मिलते थे। तो ये बाबा की देन है। तो मेरा तो प्लानिंग ये है कि एक बार पूरी विप्रवाणी बाबा के नाम से छपेगी। ऐसी समाज के लिए जो हमने 3 कमरे बनवा दी बाबा के नाम से, क्योंकि वो हम लोग वो जो उनके लिए हर साल उनके शांत होने के बाद उनकी जयंती मनाते हैं, वो 8-9 साल तक तो मनाते रहे। फिर लास्ट में जो है वो यहाँ पर हमने ये मकानों का जो बनवाए कमरे, जैसे ऐसा कोई काम करें जो विप्रवाणी के जो संपादक हैं उनसे बैठ करके और जो है तो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड हो जाएगा वो।
सही बात। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। सबसे अपना अपना लेख ले लेंगे। जो 3 कमरे तो बनाए, तो एक तो हमारे दादाजी के नाम से हो गया, एक हमारे मदर फादर के नाम से, एक हमारे भाई जी बाबा के नाम से हो गया। इस तरह से जो है वो नहीं, ये भी एक मिसाल है अपने आप में कि इतना समाज के लिए एक परिवार से इतना कर देना, तो ये दूसरों को सीखना चाहिए ये सब कि भाई हमारा समाज को हमको कैसे आगे बढ़ाना है। हाँ, और ये जो गतिविधियां बाबा की जयंती है, इसमें भाई साहब का जो है पूरा योगदान मिलता है। क्या उसको कैसे तैयार करना, उस तरह कैसे चलाना, कैसे इसको मैनेज करना, ये सब काम हमारे भाई साहब करते हैं। अभी लोकार्पण भागी किया तो उन्होंने किया अपने इससे कि भाई इस तरह से ऐसे इसको कार्यक्रम को की रूपरेखा ये रहेगी, इस तरह से चलाएंगे। तो उनका तो शुरू से ही है। और रह गया सवाल कि उनके सामने हम तो पूरे जीवन ही नहीं बात करी, क्या जैसे मोटी मोटी बात हो गई, पर कभी भी आमने सामने बात करके कि इस तरह से, क्योंकि वो तो वही कहते हैं भाई तेरे को जो करना है जो कर। क्या उनके यहाँ भी कोई काम पड़ता है तो कहेंगे भाई रघुवीर को दे दो, वो जाने उसका काम है। क्या विश्वास तो की उनका, दुनिया है, हाँ, विश्वास है उनको आप पूरा जो उनका वरदस्ता है हम लोगों के ऊपर, और उनको भी हमारी वो रहती है अलग अलग। अभी भी वो कह रहे हैं कि यार ऐसा करो कि एक जो है ज्वाइंट एक जो है रसोई बन जाए कहीं पर भी, किसी के भी घर पे। तुम्हारा घर बड़ा है तो वहां पर एक बना लो, और वहां से या तो लोग अपने टाइम पे खाना खाने आ जाए। अपन सीनियर सिटीजन है 8 आदमी, तो यही, और नहीं तो टिफिन भेज दो। उनकी तो अभी भी यही इच्छा है। अच्छा, आपका और बाबा का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था एक समय पे, हाँ तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ड्यूटी पे जा रहा था मैं। एक स्कूटर मैंने खरीदा था, बाबा को तो ट्यूशन के लिए कहीं छोड़ना था। वहां से जब 7:15 बजे हम आ रहे थे, तो रास्ते में जो है वो जो बड़ी सब्जी मंडी है उसके पास में एक ट्रक सामने से आया, उसको जो है कोई हेल्पर चला रहा था, वो सामने आकर के उसने ठोक दिया हमारा। तो हम लोग दोनों वहीं गिर गए। तो पीछे से मेरे फैक्ट्री के लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा रहे तो द्विवेदी है, तो उन्होंने फिर हम लोगों को रोक करके फिर वो फटाफट हॉस्पिटल ले गए। भाई साहब को फोन किया, भाई साहब भी हमारे डीसीएम में मेरे साथ ही थे, तो उनको फोन किया, फिर वो भी आ गए वहाँ हॉस्पिटल। तो पर ये था कि जिस हिसाब से वहाँ ब्लड वगैरह का हुआ, तो ये लगा कि ये तो जो जो भी यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, वो दोनों ही मर गए। पर मेरे सिर में तो चोट आई थी, तो अनकॉन्शियस थोड़ी देर जो भी रहा होगा, 1-2 दिन, या वो इतना कुछ याद नहीं, पूरा नहीं पाते। पर बाबा को 6 महीने जो है वो पैर की हड्डी टूट गई, 6 महीने तक वो बेड पे रहे। उस टाइम ये स्टील रोड वगैरह नहीं होती थी, तो बांध करके ट्रैक्शन दे करके प्लास्टर बांध करके वो 3-4-5 महीने का प्लास्टर बंधा। तो पर वो फाइनली हुआ कि बाबा फिर साइकिल तो छूट गई उनकी, अदरवाइज वो साइकिल से ट्यूशन करने जाते। पर उसके बावजूद भी वो मतलब 2-3 किलोमीटर रोजाना पढ़ाने दूर जाते थे और वापस आते। तो संघर्ष इतना, तो बहुत उसके बाद तो फिर, हाँ, और फिर भाई साहब के लिए सन 75 में, ये तो 72 की बात है, 75 में भाई साहब का मकान बनाया, तो उसको भी देखने जाना, मेरे से एडवाइस किया कि आज क्या काम हुआ किस तरह से, फिर बीच बीच में देखने जाना। फिर उस साल, ये तो 72 में मई की बात है, फिर नवंबर में मतलब मेरे को कंपनी ने जो विशाखापट्टनम भेज दिया एक प्लांट में। तो उस टाइम जो हमारी मिसेज जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो फिर मेरे को फिर जल्दी आना पड़ा वहां से। तो उसके बाद फिर वो लड़की हुई गरिमा, आपका तो तो कहीं बाहर जाने का विशाखापट्टनम भी के, हो गया था? हाँ वो तो इंटरव्यू दिया था, तो वो भी गया था। फिर वो बाबा ने कहा कि भाई फिर मेरी सेवा कौन करेगा, तू चल जाएगा, और तेरे को यहाँ क्या कमी है, तू तो यहीं रह, तू मत जा। बाद में फिर मौका आया कि भाई एक बार दूसरी बड़ी फैक्ट्री थी गवर्नमेंट की, आईपीसीएल बड़ौदा में, वहां भी हो गया था, तब भी बाबा ने मना कर दिया। तो वो ठीक कुछ रहा कि मेरा एग्जाम्पल है फैक्ट्री में, आईटीआई होते हुए मैं सबसे पहले टेक्नीशियन लगा, लेकिन मैं उस मुकाम तक पहुंचा रिटायरमेंट तक, पूरी कंपनी में पहला योग वो था एग्जाम्पल। बॉस जो थे वो इतना ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट करते थे
कि वो कहते हैं ठीक है, फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी आ गई द्विवेदी को भेज दो। वो इस चीज को क्या है कि जनरल मैनेजर भी जानता था कि अगर द्विवेदी वहां पहुंच गया तो ठीक है। फिर सूद साहब को फोन जाते थे, हमारे बॉस थे सूद साहब, तो वो कहते थे वो द्विवेदी पहुंच गया, आप चिंता मत करो, वो कर लेगा। तो इस तरह से क्या है कि वो लाला जी तक को ये पता लग गया कि ये आदमी बड़ा काम का। तो वो वही हाईलाइट करके उन लोगों ने मेरे को धीरे धीरे करके प्रमोशन पे प्रमोशन, एक एक दो दो साल में प्रमोशन होते रहे। तो बाद में तो फिर आराम से जितने लड़के थे उनको मैंने फ्री हैंड दे रखा था। ऐसे जितने मेरे पास आए, फोरमैन आए, टेक्नीशियन आए, तो वो मैंने उनको कर रखा था, भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या कैसे करना है, इमरजेंसी को टैकल उनको बता दिया एक बार, तो वो पूरा अच्छी तरह से मैनेज करते। और आज की तारीख में बेचारे वो लोग ही भी रिटायर हो गए, लेकिन वो उन लोगों से अभी भी इतने बढ़िया संबंध है कि उनके शादी ब्याह हमारे द्विवेदी साहब के बिना तो क्या है, द्विवेदी साहब को बुलाओ। तो अपना वहां पर भी अच्छी वो बनाई। फिर हमारे लड़के की नौकरी लग गई 97 में, तो मैंने जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया 97 में। 3 साल रहते थे, पर मैंने तो ले लिया, क्योंकि मैंने कहा ठीक है जो भी होगा, क्योंकि अब या तो कंप्यूटर सीखो, तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा 6 महीने। अब मैंने कहा कौन इतनी जो है, अब ये थोड़ी पता था कि कंप्यूटर तो कहा तो इतना अभी घर घर में वो आ गया, तो अगर सीख लेते तो अभी और ज्यादा। ये बताएं कि अभी सभी के बच्चे बाहर हैं, कोटा में सिर्फ सब बुजुर्ग लोग रह गए। कोटा में नहीं, हर शहर का यही कहानी है कि बच्चे सब बाहर चले गए, बुजुर्ग लोग सब रह गए हैं। भाई सर्विस, हाँ, तो आप इसे कैसे देखते हैं? भाई सर्विस वालों को तो क्या है कि जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, सब अपना अपना भाग्य लेके आता है। अब ये तो जब हाथ पांव काम कर रहे हैं तब तक तो बैठे हैं यहाँ पर, अदरवाइज मतलब अपने सही जब जैसा भगवान ने लिख रखा है आगे का आगे से देखेंगे। बस वही है कि भाई जैसे हम लोगों ने हमारे माँ बाप की सेवा करी है, इस तरह से जब समय आ जाए ठीक है। अभी तो जब तक अपने सबके हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, बाकी केयर तो करते ही हैं, दूर रह करके भी करते ही। आपने जितना आपने अपना जीवन में संघर्ष किया है, आपने अपने पेरेंट्स को संभाला है, उतना तो शायद ही आजकल की पीढ़ी में कोई संभालेगा शायद। हाँ, पर मेरे को उस बात का कोई वो नहीं है। दूसरे बोलते हैं तो मेरे को ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो सब उदाहरण तो सभी देते हैं, समाज में भी देते हैं, घर में भी देते हैं कि भाई इस तरह से इन्होंने सेवा करी है। तो वो कोई ऐसी वो, पर ये क्या है कि मेरा तो शुरू से ही रहा है। मैं तो, हमारे बाबूजी बीमार रहे 5 साल, तो उनको भी रेगुलर जो है दवाइयाँ भेजना, और वो केयर तो शुरू से ही वो रहा है। तो आज की पीढ़ी को कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस कि भाई बच्चों के उसमें जो है ज्यादा दखलंदाजी मत करो, जैसे वो जी रहे हैं उनको जीने दो क्या, और उनके साथ एडजस्ट हो जाओ। सबसे बढ़िया ये है, ताकि आपकी आराम से जो है वो सेवा हो जाए। क्योंकि अभी तो आप खुद कर लेते हो, लेकिन कल को मतलब जो इस तरह से हो जाएगा कि वो एक दूसरे को पानी भी नहीं दे सकते, तो फिर तो बेटे बहू ही काम आएंगे ना। तो गीता के सार में भी कि माँ बाप को मत भूलो, दुनिया को भूलो पर माँ बाप को मत भूलो। ये कि भाई पैसा वैसा तो आने जाने वाली चीज है, बच्चों को यही कहना है कि भाई जो है वो अपना पैसा तो आज है कल नहीं है, उतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आपकी आगे भी जो है आवश्यकताएं जो चलती रहे। तो धन्यवाद पापा जी। आज हमारे परिवार में सभी बहुत खुले विचारों वाले हैं, इसलिए भी हम एक सकारात्मक सोच की वजह से हमारे परिवार के सदस्यों ने काफी ऊंचाइयों को छुआ है। पापा जी बहुत बहुत और प्रणाम।